नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और शेयर्स लेकर आया हूँ बैंकिंग सेक्टर से ही, लेकिन पुरानी अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एंट्री करिए और उसमें बने रहिए, आपको उसके लेवल्स देखने को मिलेंगे विद इन शॉर्ट टर्म्स, और क्वार्टर हैंड होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके कारण मैं आपको वापस से एक और नया बैंकिंग स्टॉक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सेकंड थिंग, एक मैं डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें, या फिर क्या एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट होगा या फिर कहाँ पर एग्जिट होना है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा चैट बॉक्स में अगर मुझे टाइम रहा तो। अदर थिंग, अगर बाकी अपने हिसाब से डिसीजंस लें और अपने हिसाब से ट्रेड करें। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूं और आज के शेयर्स का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे दिखता है, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड चल रहा है, और इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसका क्या रहा है। 1497.50 ये हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है, और उस दिन अगर हाई और लोज के बारे में बात करूं तो डे के लो रहा है 1474, और डे का अगर हाई देखें तो 1511 के अराउंड हुआ है, जो कि इसने 1500 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी है। नीचे की ओर आएंगे और इसके एवरेजेस के बारे में देखेंगे। और रिसेंटली अगर मैं बारे में बात करूं तो इस स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, जहां पर मैं आपको इसके पॉइंट्स में कंसिडरेशंस करके देखेंगे और ओवरऑल इसमें कंसिडरेशन देखेंगे कि हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन देखने को मिलता है। मंथली बेसिस के बारे में बात करूँ तो मंथली बेसिस पर ही आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर इंडिकेशन दूँ तो आपको यहाँ पर बाई पोजीशन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पोजीशन स्टडी बेसिस पर हमें न्यूट्रल मिला है, उसके कारण वेरी स्ट्रॉन्ग बाई से लेकर हम बाई पर यहाँ पर पोजीशंस पर आ चुके हैं। टेक्निकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाय पोजीशंस आपको एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 1459.91, 10 डेज का मूविंग एवरेज 1277, 20 डेज का मूविंग एवरेज 1205, जो कि स्टॉप लॉस से बहुत दूर की ओर अगर हम जाएंगे, अगर मैं आपको स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करूंगा तो बहुत दूर की ओर जाएगा वो। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर देखते हैं 1070, और 100 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं 766। 200 डेज का मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम आएंगे इसके आगे की ओर, और मैं आपको टिकट स्टेप पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर हम इसके रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम स्टॉक्स में देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसके एंट्री पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हो सकते हैं। स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजिशन पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। डेली बेसिस का रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो डेली बेसिस का रिटर्न जो है आप यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रल ट्रेंड है, और न्यूट्रल रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिला है। और वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिए 2.56% के। मंथली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेंगे 3.49% के यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर ईयरली के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न के अराउंड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स एक अच्छा आउट परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी, और स्टॉक्स में अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल बचा हुआ है, क्योंकि स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशन पर नहीं है, मतलब स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड पर ही चल रहा है। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चल रहा है। लार्ज कैप मार्केट कैप है, और निफ्टी में भी अच्छा खासा इस स्टॉक्स का वेटेज है, क्योंकि निफ्टी को भी अपसाइड्स और नीचे की साइड्स लेकर जा सकता है, अच्छा खासा दम रखता है। स्टॉक्स की रैंक आती है 4th रैंक, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से 8,25,538 करोड़ का। और स्टॉक्स की अगर रिस्क के बारे में बात करूँ तो 1.41x एज वोलेटाइल एज निफ्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके एनालिस्ट के बारे में, और यहाँ पर देखते हैं कि कितने एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 42 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है टिकट स्टेट्स पर, और 42 एनालिस्ट में से 93% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 93% का मतलब है कि 38 से 40 जो एनालिस्ट है इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा हमें वेटेज देखने को मिलता है। प्लस पॉइंट हमारे लिए ये रहा यहाँ पर। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और मैं इसके
Q3 के रिजल्ट्स जो हैं मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा, और जो कि मैं एक आर्टिकल्स पर आपको लेकर आऊँगा, जहां पर बिजनेस टुडे का आर्टिकल्स, जहां पर मैं आपसे Q3 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम इसके ग्रोथ के बारे में देखेंगे, क्या हमें ग्रोथ देखने को मिला है वो हम देखेंगे, और उसके फिर वॉलेटिलिटीज को हम चेक करेंगे। तो HDFC बैंक का Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट जो है वो राइज हुआ है 18% से, और रुपीज़ के बारे में बात करूँ तो 8,758 करोड़ का, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ग्रो हुआ है 15% के अराउंड। थोड़ा डिटेल में जाते हैं और स्टॉक के इस बैंक के रिटर्न्स के बारे में देखते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट में कैसे इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था। द राइज इन नेट प्रॉफिट कैम ऑन द बैंक ऑफ इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि NII होता है, विच ग्रू 15.1%। और अगर अमाउंट के बारे में बात करूँ तो 16,317.6 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। और सेम क्वार्टर दिसंबर लास्ट ईयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है 14,172 करोड़ का, जो कि 15.1% के अराउंड यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में। अब आते हैं HDFC बैंक के रिपोर्टेड 18.1% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वहाँ पर आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में इंक्रीमेंट हुआ था। फ्रेंड कंफ्यूज मत होइएगा, 15% नेट इंटरेस्ट इनकम में हमारा ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है आपका 18.1% से इंक्रीज हुआ है। फॉर द क्वार्टर एंडेड रिव्यू, द प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स पोस्टेड अ स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 8,758 करोड़ का। और ऐसे ही अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बात करूँ तो 7,416.48 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि एक साल पहले थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द राइज इन नेट प्रॉफिट कैम ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट प्रॉफिट का मेन पर्पज जो रहा है इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, तो वो NII के थ्रू हुआ है। NII का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपांडेड, इसके दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। मतलब जितना इंटरेस्ट बैंक ने अर्न किया है और जितना इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, दोनों का नेट करके जब आता है तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है। आगे क्यों रहेंगे, स्टॉक से देखेंगे। और रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो नेट रेवेन्यू, द सम ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम ग्रो अप टू 23,763 करोड़ फ्रॉम Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 14% अप हुआ है 20,842 करोड़, जो कि हमारा लास्ट ईयर था फाइनेंशियल ईयर 20 Q3 में। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्रीज 8.6% से, जो कि 8.5 टू 8,574 करोड़ फ्रॉम लास्ट ईयर के बारे में बात करूँ तो 7,896 करोड़ था, जो कि 8.6% हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होने के बावजूद हमारा नेट इनकम इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है कि हमारे इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कंपनी चाहेगी तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकती है। The cost to income ratio for the quarter under review was 36.1% opposed to 37.9% for the quarter and December 31st 2019। तो लास्ट ईयर के बारे में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हमारा एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट at 15,186 crore grew by 17.3% over the eco year period। तो 17.3% से हमारा जो प्रोविजनिंग है वो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। ड्यू टू कोविड के कारण हो सकता है कंपनी ने जो है यहाँ पर अपने प्रोविजनिंग को लेकर जो है वो बढ़ावा दिया होगा। Provision and contingency for December quarter this fiscal year were 3,414.1 crore, or including specific loan loss provisions of 691 crore and general and other provisions of 2,722 crores. The same for the corresponding period last year was 3,043.6 करोड़। मतलब लास्ट ईयर हमारा 3,043 करोड़ का प्रोविजनिंग था, जो कि इस बार बढ़ के हमने जो किया है प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी 3,440 करोड़ के यहाँ पर दिए हैं। कंसिस्टिंग स्पेसिफिक लोन्स वगैरह जो भी थे वो यहाँ पर हमने देखे हैं, और बाकी सब टोटल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है अच्छा खासा प्रोविजनिंग किया हुआ है, जिसके कारण कंपनी की नेट इनकम थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी। और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि Q4 में कंपनी प्रोविजनिंग को लेकर थोड़ा और बढ़ाएगी और अपने नेट इनकम पहले ही थोड़ा कम आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। अब आते हैं टोटल डिपॉजिट्स के बारे में। और टोटल डिपॉजिट्स के बारे में बात करूँ तो HDFC बैंक्स का दिसंबर 2020 में वर 12,71,124 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि इंक्रीज हुआ है डिपॉजिट्स में 19.1% के अराउंड ओवर द दिसंबर 29 के बारे में बात करूँ। और अगर कासा डिपॉजिट्स कंपैरिजन 43% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ग्रू बाय 29.6% विद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 29.6% का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर
अमाउंट में बात करूँ तो 3,74,639 करोड़ रुपीज़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करूँगा करंट डिपॉजिट्स की, और करंट डिपॉजिट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है 1,72,108 का करोड़ का। और टाइम डिपॉजिट्स जो कि एक एफडी के टाइम पर होता है, एफडी या फिर आरडी जो भी हमारे होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स पर आते हैं। तो टाइम डिपॉजिट्स यहाँ पर अगर आप देखते हो 7,24,377 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि इंक्रीज हुआ है 12.2% के अराउंड और द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अब आते हैं इसके एडवांसेस के बारे में, और एडवांसेस के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो लास्ट ईयर कंपनी का एडवांसेस था 10,82,324 करोड़ का, जो कि इंक्रीज हुआ है 15.6% से दिसंबर 2019 से, और डोमेस्टिक एडवांसेस जो ग्रो हुए हैं 14.9% से। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर देखें और रिजल्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो कंपनी के प्रॉफिट जो हैं बहुत अच्छे आए हैं। एडवांसेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एडवांसेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कंपनी के एक्सपेंडिचर्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन कंपनी के डिपॉजिट्स के बारे में बात करूं या फिर सेविंग अकाउंट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स, इनमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके प्रोविजनिंग्स को लेकर, जहां पर एनपीए और कोविड-19 के कारण जो हमारा प्रोविजनिंग रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज ऑन दिसंबर 31, 2020 द ग्रोस एंड नेट एनपीए असेट्स के बारे में बात करूं तो वो 8.81% का रहा है, जो कि ग्रॉस एडवांसेस का हमने लिया है। वहीं 0.09% ऑफ नेट एडवांसेस रिस्पेक्टिवली द रीस्ट्रक्चरिंग अंडर आरबीआई रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड वर्स अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ एडवांसेस, 0.5% का हमने यहाँ पर उसका लिया है। आरबीआई के हिसाब से जो भी उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने उसका 0.5% उठाया है एडवांसेस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has directed that the account were not declared NPA till August 2020 shall not be declared as such until further order. Awaiting further directions in the matter, HDFC Bank said it has made a contingent provision in respect of this account. मतलब जो अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं लेकिन उनको एनपीए डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए एचडीएफसी बैंक ने उन्हें कॉन्टिजेंट प्रोविजंस में डाल दिया है। The bank also continues to hold provision as on December 31st, 2020 against the potential impact of COVID-19 based on the information available at this point, and the same are in excess of RBI prescribed norm, जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ था कोविड-19 के कारण, और वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन से। यह रहे हमारे Q3 के रिजल्ट्स, और अब मैं आपसे वापस डिस्कस लेकर आऊँगा, और वहाँ पर हम स्टॉक्स के आगे की परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे कि कंपनी में क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे इनकम, एक्सपेंडिचर्स, ग्रोथ और बैलेंस शीट्स मैंने यहाँ पर पूरा टोटली आपसे डिस्कस किया है एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब मैं इसके व्यूज़ पर आऊँगा और यहाँ पर इसके वैल्यूएशंस के फैक्टर्स पर देखेंगे और अदर स्टॉक से कंपैरिजंस करेंगे। पी रेशो, जो कि मैंने आपसे पहले कहा है कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड चल रहा है, तो स्टॉक्स की वैल्यू और ज़्यादा हो सकती है। तो टारगेट क्या होगा फाइनली वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तब तक मैं आपको एक स्टॉक्स और देना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो उसमें अपन पोजिशंस बना सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से। फ्रेंड्स, स्टॉक्स का नाम है गेल इंडिया, और गेल इंडिया को आप बाय करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर 138.50 के आसपास चल रहा है। 137 या 136 पर गेल इंडिया को आप बाय करके चलिए। 142 से 145 तक के लेवल जो हैं वो आपको गेल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉक दिया जिसमें आप अच्छा खासा शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वैल्यूएशंस के फैक्टर पर आऊँगा और पी रेशियोज के बारे में बात करूँगा। एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो चल रहा है 30.02, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज 4 टाइम्स आपको हायर देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक 39.61, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.92। स्टॉक्स में ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिगार्डिंग, जहाँ पर मैंने दिए हैं और उसके लेवल्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 40.78, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.22। अगर आपको इस स्टॉक्स पर मेरे व्यूज़ चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपने उस पर आपको व्यूज़ ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँ तो पी रेशियोज आप देखेंगे 105.68। उसके कंपेरिजन में अगर बात करूँ बाकी स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यूड ही देखने को मिलेंगे, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें यहाँ पर आपको 2.37x ही आपको देखने को मिलता है। मतलब एक्सिस बैंक अभी भी अंडर वैल्यूड पर ही आ रहा है। अब बताए एचडीएफसी बैंक पर, और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ तो अभी भी अंडर वैल्यूड पर है। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इतना हायर लेवल पर नहीं है। अब इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक से रहता है 28.71% का वॉलेटाइल स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक 38.13% का वॉलेटाइल, कोटक महिंद्रा बैंक 32.54%, एक्सिस बैंक 41.43%। तो एज कम्पेयर टू अगर अदर स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक अभी फिलहाल इतना वॉलेटिलिटी में नहीं है, इसलिए स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
आगे की ओर आएंगे और इसके होल्डिंग्स पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कि आई थिंक शायद यहाँ पर हमें अपडेटेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो प्रमोटर्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कॉन्स्टेंट करके रखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है वो कॉन्स्टेंट दिखा रहा है। वहीं एफ के बारे में बात करूँ तो लास्ट 3 मंथ्स में एफ ने अपनी होल्डिंग को जो है वो इंक्रीज किया 1.93% से। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स के हम एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन डे कैसा रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे कैसा रहा है, कितनी क्वांटिटीज डिलीवर हुई है और उससे कितने परसेंटेज स्टॉक्स में डिलीवरी पोजीशंस उठाई गई है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,06,17,510 का, और स्टॉक्स में अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ तो 55,24,716 के आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलती है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 52.03% का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और स्टॉक्स में अगर डिलीवरी इतनी ज़्यादा उठाई जा रही है तो स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। अब बताऊँ ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। किसी भी तरीके से मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ, और ना ही इस स्टॉक्स पर एक्सपायरी के बारे में मैं आपसे रिकमेंडेशन दूंगा। ड्यू टू कोविड लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंदौर, जबलपुर, भोपाल, औरंगाबाद वगैरह में लॉकडाउन जो है अनाउंस हो चुका है, तो कल का मार्केट शायद थोड़ा पैनिक आपको देखने को मिल सकता है, और इसलिए थोड़ा रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट करके आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन में थोड़ा बदलाव आया है, इसलिए इसका लॉट साइज मैं आपको पहले ही बता दूं, 550 का लॉट साइज है, मल्टीप्लाई बाय लॉट्स करेंगे तो आपको टोटल एक्चुअल क्वांटिटीज पता चलेगी। यहाँ पर हम लॉट्स में डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेंज को, और इसी के हिसाब से हम स्टॉक्स में पोजीशंस देखेंगे। 1497 मतलब हमारा 1500 का एट द मनी रहेगा। 1500 के प्राइस पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें कहाँ क्या पोजीशंस देखने को मिल रहा है। तो 1500 के कॉल ऑप्शंस पर हम देखेंगे, और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कॉल ऑप्शंस के थ्रू, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टॉक नीचे जरूर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो आएंगे एट द मनी पर, और 1490 के प्राइस पर मैं आपको लेकर आऊँगा, और सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को ट्रेस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1480 कॉल ऑप्शंस पर देखते हैं, यहाँ पर 219 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 40 के लॉट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं ऊपर क्यों लेकर आऊँगा और 1500 की प्राइस पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं लॉट साइज में 982 के लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 58 के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वंस अगर 1500 के क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक्स जो है आपको 1520 मतलब 1002 का जो है आपको देखने को मिलेगा विद एंड ऑफ द मंथ, या फिर एक्सपायरी तक आपको इस स्टॉक्स में आपको ये पोजीशन देखने को मिल सकती है। 1520 तक के लेवल्स जो है आपको दिखा सकता है, लेकिन 1540 के बाद ये स्टॉक्स वापस रिवर्सल करेगा, क्योंकि स्टॉक्स में आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 1541 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 261 के यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, जो कि ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस काट ली है, और उन्हें लग रहा है कि 1540 के लेवल्स को जो है वो 25 मार्च तक जो है ये लेवल्स टच नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि 25 मार्च तक 1520 से लेकर 1540 तक के बीच में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपर साइज को लेकर आऊँगा, और नेक्स्ट मंथ के बारे में बात करूँगा। अगर नेक्स्ट मंथ के बाद जाते हैं तो स्टॉक्स में अगर अच्छी खासी अगर तेजी देखने को मिलती है और मार्केट कंडीशन अगर अच्छी होती है तो स्टॉक्स में आप 16 तक के जो है वो लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 3447 का लॉट साइज आपको देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 206 का आपको यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो 16 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन अ मंथ। और आप आते हैं सपोर्ट्स के बारे में। अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको सपोर्ट लेगा, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग टर्म टारगेट दूंगा कि इस स्टॉक्स में 1 ईयर में आपको कितना पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले पुट ऑप्शंस पर आएंगे और 1500 के लेवल्स पर देखते हैं तो 598 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन इंटरेस्ट देखते हैं तो 164 के बने हुए हैं, और यहाँ पर ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि 1500 का लेवल जो है वो इजीली ये क्रॉस कर जाएगा, और 1500 के ऊपर ही इस प्राइस की क्लोजिंग रहेगी इस एक्सपायरी में। 1520 पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर भी आप देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट 303 का आपको देखने को मिलता है। तो 1520 से 1540 तक के लेवल जो है आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ पर इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं।
नीचे की ओर आते हैं, स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरते हैं तो कहाँ पर सपोर्ट लिखा, तो पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 1460 के प्राइस पर। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 882 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको 62 के आपको चेंज इन ओपन देखने को मिलती है। तो ये पहला सपोर्ट रहेगा। और सेकंड सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आपको 1400 का लेवल से, जो कि एक सपोर्ट है 879 का, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा सेकंड सपोर्ट यही रहेगा 1400 का। और इस स्टॉप लॉस को आप लेकर चल सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बात करूँ तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। और अपर साइड के टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है आपको 2000 तक के लेवल जो है इजीली दिखा सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन चेंज अवेलेबल नहीं है 2000 तक की, इसलिए मैं आपको वो लेवल्स पर बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 1900 से 2000 तक के लेवल जो हैं स्टॉक्स में आपको विद इन 1 ईयर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक्स में आप देख सकते हैं 35 to 40% के अराउंड पोटेंशियल से, और स्टॉक 2000 तक के लेवल्स को जाने में इजीली मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।